हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेज रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो इतिहास हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमने अब से पहले वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मगध राज्य का उत्थान और कुछ एक वंश पढ़े हैं, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद में हम अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अभी मौर्य वंश। देखिए, जो मौर्य वंश के बारे में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, उनके उपनाम क्या थे। बाद में बिंदुसार के बारे में बताया, उनके उपनाम क्या थे, किस दरबार में कौन सा कवि था, किसकी पुस्तक कौन सी थी। तो उसी चरण में हम जो है आगे पढ़ेंगे। और आज हम जो चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, वो करेंगे अशोक के बारे में। अशोक को अशोक महान भी कहते हैं भाई, अशोक द ग्रेट, अशोक महान। अब महान क्यों कहा गया? क्योंकि स्टूडेंट्स, अशोक का जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा विशाल था, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में इसका राज्य फैला हुआ था। और इसके जीवन को यदि हमें बांटे तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो इसके जीवन का वो टाइम पीरियड है जिसमें एक क्रूर था, नीडर था, क्रूर था, और मतलब दया नाम की चीज़ इसमें नहीं थी। और उसके बाद में 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध किया जाता है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष पश्चात। तो उस युद्ध के पश्चात इसका हृदय परिवर्तित हो गया और यह काफ़ी दयावान राजा बना। 232 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु होती है। तो अपने इसमें साम्राज्य काल में, अपने शासन काल में इसने काफ़ी कुछ कार्य किए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो इसके अभिलेखों के बारे में आता है कि भाई इसके कुल अभिलेख कितने थे और किस अभिलेख में किस बात की चर्चा की है, ये अशोक ने बताया है कि भाई किस अभिलेख में उसने किस चीज़ की शिक्षा लोगों को दी है, वो प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अभिलेखों को किसने पढ़ा, किसने खोजा, किस लिपि में थे, इस तरह की चीज़ें इसके बारे में हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठता है, और बिंदुसार की मृत्यु पर देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में जो सिमुक थे बिंदुसार के बेटे, बिंदुसार चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठे, लेकिन योग्य कौन था? योग्य अशोक था भाई। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध करके गद्दी को प्राप्त किया था, राज्यारोहण किया। 4 साल तक आंतरिक कलह रही थी और उसके बाद 269 ईसा पूर्व इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया था। तो इनसे रिलेटेड आओ भाई करते हैं सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स। अब देखें राज्यारोहण, अशोक महान क्यों था मैंने बताया स्टूडेंट्स। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा साम्राज्य पर इसी का क्षेत्र था, और इसी के द्वारा सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ, ध्यान से सुनिए, इसी के द्वारा सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को हम राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा जो है सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है, जिसमें 4 शेरों की मूर्तियां हैं। कई बार पेपर में प्रश्न आ जाता है कि संविधान ने इसको मान्यता कब दी थी। तो स्टूडेंट्स 1950 में राष्ट्रीय चिन्ह को जो है वो मान्यता मिली थी कि ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होगा। तो चर्चा करते हैं भाई। देखिए, राज्यारोहण, अशोक ने 273 ईसा पूर्व राज्यारोहण किया, राज्य को छीन लिया गया, और भाई राज्याभिषेक किया 269 ईसा पूर्व। जो ये 4 साल का टाइम पीरियड था स्टूडेंट्स, इसमें ग्रह कलह रही थी और इसने अपने 99 भाइयों का वध किया था। एक छोटा भाई था 30, उसको अशोक ने छोड़ दिया था। बाद में जो है अशोक ने 30 को भी जो है मार दिया था। भी 30 षड्यंत्र रच रहा था। 30 की जो विचारधारा थी वो थी कि यदि अशोक 99 को मार के गद्दी प्राप्त कर सकता है तो मैं एक अशोक को मार के गद्दी प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। षड्यंत्र का पता चल गया और जो है अशोक ने बाद में उसको भी मार दिया। अब देखिए, पहले अशोक जो है उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल था, तक्षशिला और उज्जैन का राज्यपाल रहा है। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, पेपर में आ सकता है भाई। अशोक की माता का नाम, पिता बिंदुसार थे तो माता कौन थे? सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर को बसाया। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि श्रीनगर किसके द्वारा बसाया गया है। श्रीनगर जो है वो अशोक के द्वारा बसाया गया है, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है स्टूडेंट्स, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग युद्ध किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है कलिंग युद्ध के बारे में कि इन्होंने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध किया। और इतिहासकार इस युद्ध को स्टूडेंट्स जो है वो एक दूसरा कुरुक्षेत्र युद्ध कहता है कि यहाँ पर भारी रक्तपात हुआ था, और उस रक्तपात को देखकर ही अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया था।
अब देखिए कलिंग, कलिंग में एक हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स, कलिंग में हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ है। उससे पता चलता है कि भाई उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग पर नंदराज नामक राजा का शासन था। कलिंग पर, कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। यानी कि हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध हुआ अशोक और नंदराज के बीच में हुआ है, और कई किताबों में स्टूडेंट्स वहाँ पर राजा का नाम खारवेल भी बताया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ देखें, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध विजय के स्थान पर धम्म विजय की घोषणा करते हैं। कलिंग युद्ध होता है तो उसके बाद में अशोक की जो जीवन शैली है वो बदल जाती है। उन्होंने कहा कि किसी क्षेत्र को जीतने के लिए युद्ध करना ही जरूरी नहीं है, बल्कि धार्मिक प्रवृत्ति से भी उसका दिल जीता जा सकता है। और कलिंग युद्ध पश्चात अशोक युद्ध विजयों के स्थान पर धम्म विजयों को जो है महत्व देने लगा था। उपगुप्त, ये एक तो प्रश्न पूछता है अशोक जो है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो अशोक ने स्वयं का धर्म भी चलाया जिसको अशोक धर्म कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिए महापात्र नियुक्त किए। लेकिन स्वयं जो अशोक देखा जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक था। उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ली थी। और इन्हीं के समय में बता दें पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध महासभा का भी आयोजन हुआ था। कौन सी बौद्ध महासभा? तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था। पहली का मैं बता चुका हूँ 483 ईसा पूर्व हुआ था, और जो हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के समय में हुई थी। दूसरी का 383 ईसा पूर्व हुआ, जो आपका कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के समय में हुई थी। और तीसरा जो है मौर्य वंश के राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था यह। और अपने पुत्र महेंद्र, ये अशोक का पुत्र था महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका में भेजा था स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। अब आप लोगों को बताना है श्रीलंका देश का पुराना नाम क्या था, तो श्रीलंका देश का ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है इसका पुराना नाम क्या था। नेक्स्ट देखें, युद्ध के 10वें वर्ष बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इन्होंने इनकी जो है यात्रा की थी और उनको कर मुक्त कर दिया था भाई, इनको टैक्स फ्री कर दिया था अशोक ने। नेक्स्ट देखें, अशोक ने 84,000 स्तूप भी बनवाए, और भी काफ़ी काम किए हैं। स्तूप होता है स्टूडेंट्स बौद्ध भिक्षुक से संबंधित यह सतल होता है। 84,000 स्तूप इन्होंने बनवाए थे। नेक्स्ट देखें, धम्म का अर्थ यहाँ स्टूडेंट्स नैतिकता है। धम्म को इन्होंने नैतिकता से जोड़ा। धम्म का मतलब यहाँ पर है धर्म को इन्होंने नैतिकता से जोड़ा, और धम्म के लिए महाधम्म पात्र नियुक्त किए। धम्म के लिए यानी कि धर्म के प्रचार के लिए इनका अपना स्वयं का धर्म था जिसको अशोक धम्म के नाम से जाना जाता है, उसके प्रचार के लिए इन्होंने महाधिपात्र भी नियुक्त किए, महाधम्म पात्र नियुक्त किए स्टूडेंट्स। अभिलेखों में जो अशोक के अभिलेख थे, अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियम के नाम से जाना जाता है, देवनाम प्रियम। और अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित था। इन्होंने अशोक धम्म चलाया, बार बार बताया जा रहा है अशोक धम्म चलाया, लेकिन अभिलेखों में कहीं पर भी अशोक का नाम अशोक नहीं है, देवनाम प्रियम है। अर्थात इसका मतलब है देवताओं के प्रिय अशोक ने ये कहा, और वो जो बात है अभिलेख में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखें, शतमलेख। इनके जो शतमलेख थे उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत वहाँ उस समय जो है सामान्य जनसाधारण की भाषा थी, ताकि मेरी जो शिक्षाएं हैं धर्म की वो आम व्यक्ति को समझ में आ जाएं। इस कारण से ध्यान रहे शतमलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। एक अशोक के जो शिलालेख थे स्टूडेंट्स, शिलालेख, इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ग्रीक लिपि थी, खरोष्टी लिपि थी, अरमाइका लिपि थी। जिस क्षेत्र में जिसका प्रचार था उस क्षेत्र में इन्होंने उसी लिपि को चुना था। इंडिविजुअल भी पूछ लेता है, शाहबाजगढ़ी व मानसएरा की जो शिलालेखों की भाषा थी स्टूडेंट्स वो खरोष्टी लिपि में थी। लिपि जो थी कौन सी थी? खरोष्टी थी। तक्षशिला व लघुमान की अरमाइक थी। और भाई अशोक के अभिलेखों के बारे में खोजा किसने? टिल पेंथर ने 1750 में अशोक के अभिलेखों को खोजा गया था। ये विद्वान जो थे इन्होंने पता लगाया था। और जेम्स प्री सेंप ने 1837 में अभिलेखों को पढ़ा था। दोनों ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खोजा किसने? टिल पेंथर ने। कब खोजा? 1750 में। पढ़ा किसने?
जेम्स प्रीसेंट में। कब पढ़ा? 1837 में। तो अशोक से संबंधित एक अशोक की मृत्यु जो होती है वो 232 ईसा पूर्व होती है, और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था स्टूडेंट्स यह वृद्धरथ था, और उसके बाद में शुंग वंश आ जाता है। अब मैं चर्चा करूंगा अशोक के 14 अभिलेखों की कि किस अभिलेख में जो है किस चीज़ की चर्चा थी। देख लीजिए, पहला जो अभिलेख था स्टूडेंट्स उसमें पशु बलि की निंदा की गई है कि भी पशु की बलि कोई नहीं देगा। और 14 के 14 अभिलेखों में मैंने अलग से ऊपर दर्शाया है स्टूडेंट्स, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख में चर्चा की है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। बहुत बार ये बात पूछी गई है कि किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में है। 13वें में है। पहले में क्या है? पशु बलि निंदा है। दूसरे में चिकित्सालय की व्यवस्था की गई थी, पशुओं और मानवों के लिए चिकित्सालय की व्यवस्था की गई थी। और तीसरे अभिलेख के अनुसार उन्होंने जो गुप्तचर थे, जो अधिकारी थे, उनको आदेश दे रखे थे कि हर 5वें वर्ष वो जो है पूरे साम्राज्य में भ्रमण करेंगे और जनता से सीधे रूबरू होंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। नेक्स्ट देखें, चौथा जो अभिलेख था भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम घोष की घोषणा की थी। भी भेरी घोष के बजाय जो है वो धम घोष होगा। 5वें अभिलेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, जो कि धर्म के बारे में प्रचार प्रसार फैलाएं, प्रचार करें। 6ठे अभिलेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा की बात कही है और राजा से मिलने की भी बात कही है। 7वें में सभी के लिए सहिष्णुता की भावना की बात कही है। 8वें में धर्म यात्राओं का वर्णन है कि भी जो धर्म यात्राएं भी की जाएं। 9वें में समारोह की निंदा, जो अवांछनीय जो समारोह थे उनकी निंदा की बात कही है। 10वें में ख्याति एवं गौरव की निंदा की है कि भाई ख्याति और गौरव अर्थात जो मैं की भावना है वो आदमी में नहीं होनी चाहिए, इन सभी की निंदा की है। और धम्म की जो व्याख्या इन्होंने 11वें अभिलेख में की है। 12वें में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12वें अभिलेख में स्त्री महापात्रों की जो है वो नियुक्ति। 13वें में मैं बता चुका हूँ, कलिंग युद्ध के बारे में बताया है। और भाई 14वें में जनता द्वारा धार्मिक जीवन बिताना ही अशोक इसकी चर्चा की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अशोक के जो अभिलेख थे स्टूडेंट्स उसमें किस अभिलेख में किस बात की चर्चा की है। मोस्टली जो आने वाले प्रश्न हैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। राज्यारोहण, राज्याभिषेक, कहाँ का जो है राज्यपाल था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन सा शहर बसाया था, कलिंग हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध में जो है कलिंग का राजा कौन था, कलिंग युद्ध के बारे में के स्थान पर युद्ध विजय के स्थान पर उन्होंने धम्म विजय की घोषणा की। कलिंग युद्ध के पश्चात जो कलिंग युद्ध जो है कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था और ये 8वें वर्ष हुआ था। जो राज्याभिषेक हुआ उसके 8वें वर्ष हुआ था। बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने उपगुप्त से प्राप्त की है। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 10वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी और बोध गया की यात्रा की और उन्होंने जो उनको कर मुक्त किया। 84,000 इन्होंने स्तूप बनवाए। धर्म को नैतिकता से जोड़ा, धम्म महापात्र नियुक्त किए। अशोक इसके देवनाम प्रियम इसका भी लेखों में इसका नाम बताया जाता है। अशोक धम्म जो है इसी के द्वारा चलाया गया, मतलब अशोक धम्म का अर्थ यहाँ पर धर्म है। शतम लेख की भाषा प्राकृत थी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, ख्रोष्टी और अरमाइक लिपि में थे। कहाँ की कौन सी लिपि में थे? खोजा किसने था? अशोक के जो शिलालेखों को 1750 में टिल पैंथर ने खोजा था। पढ़ा किसने था? 1837 में जेम्स प्रीसेंट में पढ़ा था। और ये 14 के 14 अभिलेख किस अभिलेख में किसकी चर्चा की है। तो इसके बाद में मौर्य वंश से संबंधित स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि मौर्य वंश का पहला जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद में बिंदुसार आया, उसके बाद में अशोक आया, अशोक महान के नाम से जाना जाता है। अब मौर्य वंश से संबंधित उत्तरो मौर्य साम्राज्य एक टॉपिक यहाँ से और निकलेगा और इस तरह से आपका मौर्य वंश कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।